नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन इसी के साथ अब अनिल देशमुख को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, वसूली रैकेट में अनिल देशमुख फिलहाल ईडी की गिरफ्त में हैं और अब 3 दिन की और कस्टडी जो है वो अनिल देशमुख की बढ़ा दी गई है। तो बड़ा झटका अनिल देशमुख को लगा है। आपको बता दें, 100 करोड़ की वसूली के मामले में अनिल देशमुख फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं और लगातार उनकी कस्टडी बढ़ाई जा रही है। पूछताछ उनसे इस पूरे मामले में हो रही है कि आखिर कहां से ये पैसा वसूला जा रहा था और कहां तक ये पैसा पहुंच रहा था। ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल ईडी अनिल देशमुख से जानने की कोशिश में जुटी हुई है। तो अनिल देशमुख जो कि एनसीपी के नेता हैं और उद्धव ठाकरे सरकार में वो गृह राज्य मंत्री रहे हैं, ऐसे में उनके लिए मुसीबत कई गुना बढ़ चुकी है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर अनिल देशमुख की कस्टडी बढ़ती है, अगर ईडी की गिरफ्त में वो और ज्यादा दिन रहते हैं, तो इसी के साथ साथ उद्धव ठाकरे की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। चूंकि गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने इस तरीके से ये 100 करोड़ की वसूली का टारगेट हर महीने सचिन वाजे जैसे अधिकारी को दिया था, जिसका खुलासा खुद मुंबई क्राइम यूनिट के अधिकारी सचिन वाजे ने किया था कि किस तरीके से उन्हें ये टारगेट दिया जा रहा है। बार और रेस्टोरेंट के मालिकों की एक पूरी लिस्ट है जो उन्हें सौंपी गई है, जिनसे ये पूरा पैसा वसूलना है। और फिलहाल इस पूरे मामले में एक तरफ ईडी और दूसरी तरफ सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी जांच कर रही है। अनिल देशमुख पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि इसी के साथ साथ ईडी लगातार इस कोशिश में है कि सचिन वाजे की कस्टडी भी उन्हें मिले, यानी अनिल देशमुख और सचिन वाजे से आमने सामने बैठाकर ईडी पूछताछ करे और कई बड़े सवालों के जवाब निकल सकते हैं, कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। तो एक तरफ एनसीपी के नेता नवाब मलिक जो लगातार तमाम आरोप एनसीपी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगा रहे हैं, उन्हें घेर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एनसीपी के नेता अनिल देशमुख पर ईडी का शिकंजा गहराता जा रहा है। आपको बता दें, अनिल देशमुख पर दरअसल 100 करोड़ की वसूली का ये आरोप मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने लगाया था और एक जो चिट्ठी थी वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख गृह मंत्री रहते हुए 100 करोड़ की वसूली का टारगेट हर महीने जो है वो सचिन वाजे को दे रहे हैं। और उसके बाद से इस पूरे मामले में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें, वसूली मामले और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस पूरे मामले में ईडी छानबीन कर रही है। वहीं सीबीआई भी अब अनिल देशमुख की कस्टडी मांग सकती है, ये भी खबर सामने आई थी। यानी दोहरा शिकंजा जो है वो अनिल देशमुख पर कसा जा सकता है। बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी ये जवाब मांग रही है कि आखिर अनिल देशमुख जो वसूली कर रहे थे, आखिर वो किसके इशारे पर हो रही थी और इसका वसूली का आका कौन है? क्या शरद पवार हैं, क्या उद्धव ठाकरे हैं, या कोई और है? इसका खुलासा होना चाहिए। और जब ईडी लगातार अनिल देशमुख से पूछताछ कर रही है, आपको बता दें 2 नवंबर को अनिल देशमुख को हिरासत में लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में ईडी ने की थी। हालांकि इससे पहले ईडी की ओर से बार-बार अनिल देशमुख को समन भेजा गया, लेकिन अभी तक वो पूरी जांच से बचते नजर आए हैं। हाई कोर्ट से लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके थे, लेकिन कहीं से कोई राहत अनिल देशमुख को नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें मजबूरन ईडी के दफ्तर आना पड़ा। और वहां ईडी ने ये साफ तौर पर कहा कि अनिल देशमुख तमाम सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद से लगातार अनिल देशमुख ईडी की कस्टडी में हैं और अब आपको बता दें 15 नवंबर तक ये ईडी की कस्टडी में अनिल देशमुख रहेंगे। लेकिन इस दौरान कोशिश ईडी की यही होगी कि सचिन वाजे जिन्होंने ये तमाम आरोप लगाए हैं, बकायदा एनआईए कोर्ट में एक लेटर उनकी तरफ से लिखा गया था, जिसमें उन्होंने वसूली को लेकर ये बड़ा खुलासा किया था कि किस तरीके से वसूली के लिए उनका इस्तेमाल अनिल देशमुख, अनिल परब और अजीत पवार जैसे नेता और मंत्री कर रहे हैं। तो ऐसे में ईडी की कोशिश यही है कि सचिन
वाजे की कस्टडी ईडी को मिले और ईडी सचिन वाजे और अनिल देशमुख को आमने सामने बैठाकर इस पूरे मामले में पूछताछ करे। तो फिलहाल शिकंजा लगातार ईडी का गहराता जा रहा है, लेकिन अभी तक जो पूछताछ अनिल देशमुख से हुई है उसमें एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि अनिल देशमुख के पास 27 कुल कंपनियां हैं और इन कंपनियों में से 15 कंपनियां ऐसी हैं जो कि शेल कंपनियां हैं, यानी कि जो दस्तावेजों तक ही सिमटी हुई है, जिसका इस्तेमाल पैसों के लेन देन के लिए किया जा रहा है। ये ईडी की जांच में ही बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि अनिल देशमुख ने कुल 27 कंपनियों को लेकर कोई सटीक जानकारी अभी तक ईडी को नहीं दी है। और आपको बता दें ये पूरा मामला न सिर्फ अनिल देशमुख तक सिमटा हुआ है, बल्कि उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख और सलिल देशमुख भी इस पूरे मामले में फंस चुके हैं। आपको ये बता दें कि ईडी अनिल देशमुख की जो पत्नी है और साथ ही उनके बेटे हैं ऋषिकेश देशमुख, उन्हें समन भेज चुकी है। उनसे भी ईडी पूछताछ करेगी कि आखिर किस तरीके से ये पूरा पैसा जो है इसका लेन देन हो रहा था, आखिर किन कंपनियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। और कई बड़े खुलासे ईडी पहले भी कर चुकी है। आपको बता दें ये 100 करोड़ की वसूली का मामला है, लेकिन ये मामला सिर्फ 100 करोड़ की वसूली तक सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि सालों में करोड़ों की उगाही जो है वो उद्धव ठाकरे सरकार में महाराष्ट्र की जनता, फिर चाहे वो बार और रेस्टोरेंट के मालिक हो या फिर अलग अलग विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर की गई उगाही हो, यानी करोड़ों में अगर सालों का हिसाब लगाया जाए तो ये पूरा मामला खुलकर सामने आता है। और यही सवाल राम कदम जो कि बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से भी उठाया गया था कि अगर एक महीने में एक मंत्री 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दे रहा है तो अनुमान लगाइए कि आखिर उद्धव ठाकरे सरकार में जो तमाम नेता ईडी और सीबीआई के शिकंजे में हैं वो एक साल में या अब तक उद्धव ठाकरे सरकार में कितने करोड़ की उगाही कर चुके होंगे, कितना बड़ा भ्रष्टाचार उनकी तरफ से किया गया होगा, जिसका जवाब लगातार बीजेपी की ओर से भी मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे दरअसल महाराष्ट्र की जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि नोट छापने की मशीन जो है वो उद्धव ठाकरे सरकार बन चुकी है। उद्धव ठाकरे बतौर मुख्यमंत्री कोई एक्शन इन मंत्रियों पर नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो संदेह के घेरे में है वो उद्धव ठाकरे भी हैं कि क्या उनके इशारे पर ये पूरी उगाही हो रही है, क्या उनके इशारे पर ये महाराष्ट्र में पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल वसूली के लिए किया जा रहा है, क्या शरद पवार के इशारे पर यह पूरा खेल चल रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त महाविकास अघाड़ी सरकार है, यानी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर वहां सत्ता पर बैठी हुई है। और जिस तरीके से आयकर विभाग, ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां अलग अलग मामलों में जांच कर रही है और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। ईडी और आईटी की छापेमारी महाराष्ट्र में लगातार जारी है। आपको बता दें ठीक एक दिन पहले ईडी ने बड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र में की है, जहां एनसीपी नेता नवाब मलिक के जो मंत्रालय के अंतर्गत आता है वक्फ बोर्ड, वहां जमीन घोटाला हुआ। करीब 7 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला था, जिसमें ईडी ने बड़ा शिकंजा कसा है। उन तमाम जगहों पर रेड की गई है जहां से ईडी को दस्तावेज जुटाने थे। इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। तो एनसीपी के नेता फिलहाल शिकंजे में हैं, फिर चाहे वो नवाब मलिक हो या फिर अनिल देशमुख हो। और अनिल देशमुख की कस्टडी बढ़ाई गई है तो जाहिर तौर पर अनिल देशमुख के साथ साथ अब उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें भी बढ़ेंगी, क्योंकि सवाल जो बना हुआ है वो यही है कि इस वसूली का आका कौन है। और अगर 3 दिन की कस्टडी बढ़ाई गई है तो जाहिर तौर पर इन 3 दिनों में ईडी की कोशिश यही होगी कि सचिन वाजे की कस्टडी अपने हाथ में ली जाए और आमने सामने बैठाकर दोनों से पूछताछ हो। परमवीर सिंह पर भी शिकंजा कसा जाए, ये भी कोशिश में लगातार ईडी लगी हुई है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं, मुसीबत लगातार बढ़ रही है। फिर चाहे वो नवाब मलिक की हो या फिर अनिल देशमुख की हो,
अनिल देशमुख पर न सिर्फ ईडी ने नकेल कसी है, बल्कि आपको बता दें 100 करोड़ की उगाही के मामले में कई करोड़ का खुलासा पहले ही हो चुका है, कई करोड़ ईडी भी जब्त कर चुकी है। लेकिन वहीं सीबीआई भी अब अनिल देशमुख की कस्टडी मांग सकती है। 2 बार अनिल देशमुख से सीबीआई भी इस पूरे मामले में पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उसके बाद अनिल देशमुख और उनके परिवार की ओर से कोई रिस्पॉन्स जो है वो नोटिस का नहीं मिल रहा था। लेकिन फिलहाल अनिल देशमुख शिकंजे में है, और अनिल देशमुख अगर शिकंजे में है तो जाहिर तौर पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर भी आने वाले वक्त में शिकंजा कसा जा सकता है, इसमें भी संदेह नहीं है, क्योंकि लगातार वसूली को लेकर ये बड़ा खुलासा महाराष्ट्र में हो रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।